हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमने अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट किया था चैप्टर, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर करी, सेंट्रल डोग्मा, ये सारी चीज़ें भी हमने देखी थी। वहीं से थोड़ा सा आगे हम लेकर चल रहे हैं। आज हमें क्या देखना है, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में है क्या, ये हमें पता करना है। जैसे कि आपने सेंट्रल डोग्मा में देखा होगा, हमने ये देखा था कि डीएनए से इंफॉर्मेशन कैरी होकर जाती है आरएनए पे, एंड देन आरएनए टू जाती है कहाँ पर, प्रोटीन पे। तो ये बात हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं समझ आ रही थी कि इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है। बट सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि आप ये बताओ ज़रा कि एक्चुअल में कौन सी चीज़ है इन तीनों में से जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही थी। क्या वो आरएनए है, क्या वो डीएनए है, या फिर डायरेक्ट प्रोटीन जा सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं दिमाग में सवाल आया करते थे। तो इसी बेस पे यहाँ से 1926 की बात है, सबसे पहले ये चीज़ आई दिमाग में लोगों के कि मतलब जेनेटिक मटेरियल का जो बायोकेमिकल नेचर है ये हमें पता करना था। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट आना धीरे धीरे शुरू हुए। तो यही सब हम एक एक करके बात करेंगे और एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, क्या क्या बातें उन्होंने बताई, यही सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। देखना, यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के लिए लगभग सन 1926 में ही ये बात आई थी कि इन 1926 quest to determine molecule of genetic material, मतलब जेनेटिक मटेरियल का मॉलिक्यूल एक्चुअल में था कौन सा, ये चीज़ जानने के लिए लोग जिज्ञासु हो गए थे, मतलब जानना चाह रहे थे। और इसी बेस पे फिर कुछ टाइम बाद एक्सपेरिमेंट ये सब चलने लग गए थे। हालांकि हम ये बात जानते थे, ये तो हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि डीएनए है, बट ये तो साइंटिस्ट की बात चल रही है ना, अभी इन्होंने डिस्कवर नहीं किया था कि एक्चुअल में था कौन सा वो। तो इन चीज़ों पे अगर हम देखें, सबसे पहला हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे किसका, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जो कि क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का है ना, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। किसने किया था ये, ग्रिफिथ ने किया था। ग्रिफिथ साइंटिस्ट है और इन्होंने कब किया था ये एक्सपेरिमेंट, 1928 के आसपास इन्होंने किया था, 1928 में, ठीक है, 1928 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब इन्होंने क्या सिलेक्ट किया था, कौन सी चीज़ें ली थी जिसके बेस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था जो निमोनिया कॉज करता था, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो निमोनिया कॉज कर देता था, जिसको आप बोलते हो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया का नाम था। तो ये बैक्टीरिया क्या करता था, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जाता था तो उन्हें निमोनिया कॉज कर देता था, उन्हें निमोनिया हो जाता था। तो हुआ क्या, जब इन्होंने देखा तो दो तरीके का इनको उसकी फॉर्म नज़र आए कि ये बैक्टीरिया दो तरीके के रूप में मुझे दिखाई देते हैं। एक इनका है जिसको मैं बोल रहा हूँ आर स्ट्रेन, या आप कह लो रफ स्ट्रेन, ठीक है। इनके बॉडी के बाहर कोई कोटिंग नहीं हुआ करती थी, और ये जो थे ये नॉन वायरुलेंट कहलाते थे, मतलब कि ये जानलेवा नहीं थे, कि अगर ये निमोनिया कॉज करने भी जाते थे तो कहीं ना कहीं जो बॉडी में घुसते थे उसकी बॉडी इनको मार दिया करती थी। लेकिन जो दूसरे रूप वाले हुआ करते थे, जिसको मैं एस स्ट्रेन बैक्टीरिया बोल रहा हूँ, इनके ऊपर एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कोटिंग हुआ करती थी जो इनको हाईली रेजिस्टेंट बनाती थी और अंदर ही अंदर निमोनिया कॉज करने के लिए प्रेरित करती थी, या कह लो निमोनिया कॉज करवा देती थी, और ये मारे नहीं जाते थे, तो ये वायरुलेंट कहलाते थे। तो इन दोनों के बेसिस पे इन्होंने कल्चर मीडियम में तैयार किया और चूहों के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक एक करके देखते हैं क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान से देखना। हम यहाँ पे देख रहे हैं इन्होंने क्या लिया, इन्होंने सेलेक्ट किया बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया लिया, विच कॉज निमोनिया, जो निमोनिया कॉज करता था। और वो बैक्टीरिया कौन सा था,
स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी बैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया मुझे दो फॉर्म में नज़र आता है। कौन कौन से फॉर्म में? एक फॉर्म मुझे इनकी नज़र आती है एस स्ट्रेन वाली, जिसको मैंने अभी क्या बोला, वायरुलेंट। वायरुलेंट, ठीक है। वायरुलेंट मतलब ये जानलेवा है, काफ़ी खतरनाक है ना। दूसरा मैंने क्या कहा, आर स्ट्रेन वाले, जो कि क्या है, नॉन वायरुलेंट है। नॉन वायरुलेंट है कि नहीं। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ और कही थी कि ये जो बैक्टीरिया हुआ करते हैं, इनके ऊपर ऐसे समझो, ये तो इनका जेनेटिक मटेरियल होगा और सारी चीज़ें बैक्टीरिया, इनके ऊपर एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड की कोटिंग हुआ करती थी जो इनको हाईली रेजिस्टेंट बना दिया करती थी। लेकिन ऐसा इनके दूसरे वाले फॉर्म में नहीं हुआ करता था। ये क्या है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड कोटिंग, जिसके वजह से ये काफ़ी वायरुलेंट हो जाया करते थे। और ये जो दूसरा था, ये रफ स्ट्रेन इनको मैं बोल रहा हूँ, इनके ऊपर किसी तरह की कोई ऐसी कोटिंग नहीं नज़र आती थी, ठीक है। तो ये कौन से थे, आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन रफ वाले है ना, ये रफ वाले थे। और ये कैसे थे, स्मूथ वाले। स्मूथ वाले लिया। अब यहीं पे इन्होंने किया क्या, कुछ एक्सपेरिमेंट किए। अब इन्होंने चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और देखा, एक एक करके हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट इनका, देखते हैं एक्सपेरिमेंट। देखना, अब इन्होंने किया क्या, सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, एस स्ट्रेन वाला लिया। और एस स्ट्रेन को जब चूहे के अंदर इंजेक्ट किया तो चूहा क्या हुआ, बाद में मर गया। तो इन्होंने सबसे पहला, फर्स्ट इन्होंने क्या किया, पहला स्टेप, मान लो मैं ऐसे इंजेक्शन बना दूं और ऐसे इंजेक्शन में कहीं ना कहीं इन्होंने मान लो ऐसे लिया होगा एस स्ट्रेन को, है ना, एस स्ट्रेन लिया होगा। और एस स्ट्रेन को ये समझ लो क्या है, चूहा है भाई, चूहे की पूंछ है। और ये लाइव माउस में इंजेक्ट किया। ये क्या है, माउस है। इसमें जब इन्होंने इसको इंजेक्ट किया तो हुआ क्या, ये जो चूहा था, ऐसा समझो ये चारों खाने चित हो गया, मतलब ये मर गया, मतलब माइस डाइड। अजीब सा लग रहा है ना। यहाँ पे क्या हुआ, माइस मर गया, माइस डाइड हो गया। किसके वजह से, एस स्ट्रेन के वजह से। दूसरा कहानी इन्होंने फिर क्या लिया कि चलो भाई एक और चीज़ करके देखते हैं। इन्होंने क्या लिया, आर स्ट्रेन लिया इस बार, कि इस बार मैं दूसरे वाले को लेकर देखूं और देखता हूं क्या होता है। ऐसे इंजेक्शन में मान लो ऐसे दूसरा वाला लिया, रफ वाला, जिसको मैं बोल रहा हूं आर स्ट्रेन। और इसको जब इस चूहे में इन्होंने इंजेक्ट किया, माउस में जब इन्होंने इंजेक्ट किया तो पता चला कि जो माइस था इसको कुछ हुआ ही नहीं भाई, मतलब ये माइस लाइव था, ये जिंदा था, ठीक है, माइस जिंदा था। फिर इनके और कुछ खुरापात सूझी कि आओ कुछ और भी करके देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। ये दोनों ध्यान रहेगा, यहीं पे बता दूं। चलो अगले पेज में बता देता हूँ कि थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या किया, या तो कहो ऊपर का मैं रफ कर देता हूँ, एक बार देख लो, रफ कर दूं एक बार। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या किया, ऐसे समझो, बाद में अभी मिटा दूंगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, तीसरा थर्ड स्टेप, ये आप नीचे लिखते चले जाना। थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने क्या कहानी लगाई, इन्होंने किया कि जो एस स्ट्रेन वाला था इसको इन्होंने हीट किल कर दिया। मतलब कि जैसे जब उसको टेम्परेचर ज़्यादा दिया तो क्या हुआ, वो वाला बैक्टीरिया इनको ऐसा लगा कि वो मर चुका है,
तो एस स्ट्रेन को क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन ले लिया। हीट किल्ड एस स्ट्रेन को इन्होंने माइस में जब इंजेक्ट किया तो पता चला कि जो माइस था ये अलाइव था, माइस लाइव था, मतलब ये जिंदा था, इसको कुछ हुआ ही नहीं। फिर इनके एक और खुरापात सूझी कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, लाओ एक और चीज़ करके देख लेते हैं। जैसे कि इन्होंने ये वाला तो लिया, मरा हुआ, ऐसा समझ लो इनके हिसाब से मरा हुआ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, साथ में जिंदा आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया ले लिया। मतलब कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ इन्होंने लाइव आर स्ट्रेन ले लिया और इनको जब इन्होंने चूहे में डाला, माइस में जब इन्होंने इंजेक्ट किया तो पता चला कि जो चूहा था ये चारों खाने चित, मतलब कि माइस डेड हो गया, माइस डेड हो गया। अब इनका यहाँ पे दिमाग कुछ खराब हुआ कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या, इनको ये बात समझ नहीं आई। थोड़ा सा माइस में बड़ा बना दूं। माइस क्या हुआ, डेड। तो इनको ये बात समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या एक्चुअल में। तो इन्होंने इंजेक्शन लिया और इसके बॉडी से उस चीज़ को निकाला कि इसके अंदर हुआ क्या जिसकी वजह से ये मरा। तो जब इन्होंने यहाँ से इंजेक्शन लगाई और यहाँ से इन्होंने ये चीज़ निकाल के देखी, ऐसे समझ लो, और इन्होंने जब देखा तो इनको क्या निकल के दिखाई दिया, एक्सट्रैक्टेड एस स्ट्रेन विच किल्ड माउस। इन्होंने देखा कि जब मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो इनको एस स्ट्रेन मिला जिसने माउस को मारा था। तो इनका दिमाग घूम गया कि आखिर हुआ क्या यहाँ पे। मैंने क्या किया था, मैंने तो हीट किल एस स्ट्रेन लिया जो कि एस स्ट्रेन मर चुका होगा और जिंदा आर स्ट्रेन लिया, और आर स्ट्रेन तो मैंने अभी देखा था कि ये माउस को कभी मारता ही नहीं था। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन तो इनकी ये थी कि माउस मरा नहीं होगा, लेकिन माउस तो मर गया। यहाँ पे इनको एक बात समझ आई कि कहीं ना कहीं ये जो हीट किल एस स्ट्रेन में कुछ तो ऐसा रहा होगा जो पूरी तरह से मरा नहीं था, और वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो गया होगा किसके अंदर, आर स्ट्रेन के अंदर, और उसने आर स्ट्रेन को उसका रूप रंग बदल दिया होगा और वो एस स्ट्रेन की तरह दिखने लग गया होगा। मतलब कि उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ वैसी आ गई होंगी जिसके वजह से ये वायरुलेंट हो गया और माउस को मार दिया। डीएनए में होता क्या था, इन्फॉर्मेशन होती थी। तो कहीं ना, अब इन्होंने डीएनए नाम नहीं यूज़ किया, इन्होंने उसको बोला सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो ट्रांसफ़र हुआ आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन, मतलब जो ट्रांसफ़र हुआ हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में। और उसने किया क्या, उस आर स्ट्रेन का रूप रंग चेंज कर दिया। मतलब कि उस डीएनए में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन थी जिसने उसका रूप रंग चेंज कर दिया और वो एस स्ट्रेन में बदल गया, जिसके वजह से उसने उसको मार दिया। तो इनसे ये बात हमें समझ आई। तो कंक्लूजन अगर मैं इनका लिखूं तो एक बार मैं रब कर दूं तो कंक्लूजन लिखता हूं तो क्लियर होता है। एक बार देख लो, एक बार कंक्लूजन इनका लिखते हैं, इनको बात समझ में क्या आ रही थी, देखना जरा। देखो इनको कंक्लूजन क्या समझ आई। इन्होंने यही चीज देखी कि सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है, कुछ बदलाव कर देना। कह रहा है कुछ बदलाव कर देने वाली चीज, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन ट्रांसफर्ड, ठीक है,
सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फ्रॉम हीट किल्ड असिस्टेंट ट्रांसफर टू आर स्ट्रेन तक कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर हुआ होगा, एंड जिसकी वजह से ड्यू टू विच आर स्ट्रेन सिंथेसाइज म्यूकोपॉलीसेकेराइड coating and transformed into S strain जो कि वायरुलेंट था। मतलब कुछ उसमें ऐसा ट्रांसफॉर्म हुआ जिसके वजह से जो आर स्ट्रेन खुरदुरा वाला था उसके ऊपर म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कोटिंग लग गई, मतलब कि वो बदल चुका है किसमें, एस स्ट्रेन वाले में, जिसके वजह से वो जानलेवा बन गया और उसकी जान ले लिया। तो हम यहाँ से ये इंश्योर करके बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी चीज़ ट्रांसफॉर्म हुई, जो चीज़ वहाँ से उधर तक गई, ये कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल ही होगा। ये श्योर शॉट इन्हें पता चल गया था। अब देखना, ध्यान से सुनना ये चीज़ कि that ट्रांसफॉर्मिंग, या आप कह सकते हो जो ट्रांसफर हुआ वो कहीं ना कहीं क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल ही होगा। ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल मस्ट बी जेनेटिक मटेरियल, या आप कह लो वो जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था वो कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल ही है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे इनके प्रिंसिपल से एक बात समझ में आती है कि आप कह तो रहे हो कहीं ना कहीं वो जेनेटिक मटेरियल ही था जो जिसने सारा कर्म कांड किया था, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उस जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या था। मतलब कि इनके एक्सपेरिमेंट से आप ये नहीं बता पाओगे कि एक्चुअल में किसने किया था, क्या वो आरएनए था, क्या वो प्रोटीन था, क्या वो डीएनए था। यहाँ से ये बात नहीं क्लियर होती। तो नोट करके ये बात यहाँ पे ध्यान रखना, कि बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल नॉट नोन फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। इनके एक्सपेरिमेंट से जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर नहीं पता चल पाया था कि वो डीएनए था, आरएनए था, क्या था, ये पता ही नहीं चल पाया। इन्हीं के बाद एक साइंटिस्ट आए, एक क्या तीन साइंटिस्ट आए, मैक्लियोइड, मैककार्टी और अवेरी। ये तीनों साइंटिस्ट ने 1933 से 1944 के अराउंड इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बेस पे मतलब ये जानने की कोशिश करी कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है इसके बेस पे मैं ये कोशिश करूंगा, ये बताने की कोशिश करूंगा कि बायोकेमिकल नेचर क्या है उस जेनेटिक मटेरियल का। उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसे जरा ध्यान से देखते हैं। एक बार आप नोट डाउन कर लो। आ जाओ, अगले साइंटिस्ट कौन थे? अगले साइंटिस्ट थे अवेरी, मैक्लियोइड और मैककार्टी। ये तीनों साइंटिस्ट की मैं बात करने जा रहा हूं। अवेरी, मैक्लियोइड और मैककार्टी। स्पेलिंग चेक कर लेना, इतना तो चलता है। इन्होंने 1933 टू 44 इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। वो तो हम बात करेंगे किसके ऊपर किया था। इससे पहले एक और पॉइंट ज़रा इंपॉर्टेंट सा है, ध्यान देना
कि इनके काम के पहले इन्होंने जो अपना वर्क परफॉर्म किया, इससे पहले दुनिया क्या जानती थी कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन हुआ करता है, ऐसा मानती थी दुनिया, ठीक है। बट उसी को प्रूफ करने के चक्कर में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, वो अभी हम देखेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रायर टू देयर वर्क, मतलब इनके काम से पहले, प्रायर टू देयर वर्क जेनेटिक मटेरियल थॉट टू बी प्रोटीन माना जाता था। इनका एक्सपेरिमेंट में बात करूं, इनका मैं एक्सपेरिमेंट बात करूं, इनका एक्सपेरिमेंट किस बेस पर था? टू डिटरमाइन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल। एक्सपेरिमेंट इनका बेस था किस पर? बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल पर बेस था। टू डिटरमाइन बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल का एक्चुअल में बायोकेमिकल नेचर है क्या, इस बेस पर इनका एक्सपेरिमेंट था। याद करो इन्होंने क्या लिया पता है? इन्होंने लिया वही हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया। इन्होंने क्या लिया? हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, और इसको क्या किया इन्होंने? प्यूरिफाई किया, मतलब साफ सुथरा किया। नहीं, ये ऑलरेडी मरा हुआ था, किसी टेस्ट ट्यूब में खराब हो चुका था, बट इसके कुछ कंपोनेंट थे जो खराब नहीं हुए थे। याद करो, कुछ जेनेटिक मटेरियल था जो खराब नहीं हुआ था, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ था। तो इन्होंने क्या किया? उसी तरीके से इनमें प्यूरिफिकेशन किया इन्होंने, और प्यूरिफाई करके इन्होंने क्या एक्सट्रैक्ट कर लिया? यहाँ पर कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया, जैसे कि डीएनए को, आरएनए को और प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। डीएनए को, आरएनए को और प्रोटीन को। अब लड़ाई इन तीनों में थी कि मुझे बताओ इन तीनों में से जेनेटिक मटेरियल होगा कौन। अब इन्होंने कुछ एंजाइम्स का सहारा लिया कि मैं एक एक करके टेस्ट करूँगा। अब जैसे इन्होंने 3 तरीके के एंजाइम लिए, डीएनए को काटने के लिए, डीएनए को तोड़ने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए डीएनएज एंजाइम लिया, आरएनए को तोड़ने या डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएज लिया, उसी तरह प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज लिया। लेकिन इसको अलग अलग फेजेस में, अलग अलग चरण में इन्होंने क्या किया? मल्टीप्लाई करके देखने की कोशिश करी। अब देखो इन्होंने किया क्या? इन्होंने सबसे पहले इन्होंने डीएनए और आरएनएज ले लिया होगा, मान लो डीएनएज आरएनएज ले लिया। इसके चक्कर में हुआ क्या? डीएनए और आरएनए क्या हुआ? टूट फूट गया, मारा गया। यहां पर कहीं ना कहीं बच के क्या आया होगा? प्रोटीन आया होगा, हम समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रोटीन आया होगा। और हमने जब टेस्ट किया तो यहां पे देखा कि यहां पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही थी, मतलब कि यहां पर जो आर स्ट्रेन था, है ना, जो आर स्ट्रेन था उसके ऊपर कोई म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कोटिंग, ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन यहां देखने को नहीं मिला। तो यहां पर नो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन्हें यह समझ आया कि भाई प्रोटीन तो नहीं है जेनेटिक मटेरियल, अगर होता तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती। तो इन्होंने कहा लाओ दूसरा चेक करके देख लेते हैं। इन्होंने इस बार क्या लिया? डीएनएज ले लिया, प्रोटीएज ले लिया। इन्होंने सोचा लाओ देख लेते हैं एक बार करके, क्या पता आरएनए हो। अगेन देखा, इनको फिर से कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं नजर आई, नो ट्रांसफॉर्मेशन। इन्होंने तीसरा किया ऐसा ही। अब इन्होंने क्या लिया? आरएनएज लिया, प्रोटीएज लिया। अब यहां पर इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो यहां पर हुआ क्या? ट्रांसफॉर्मेशन होती नजर आई, बदलाव देखने को मिला। तो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हुई।
जिससे इनको ये बात समझ आई कि भाई है क्या यहाँ पर, कि डीएनए क्या है, डीएनए क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ये इन्होंने बता तो दिया, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ऐसे थे जो इस चीज़ को मान नहीं रहे थे, मतलब इनसे कन्विंस नहीं हो पाए। हो सकता है ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाए हों, ठीक है। तो इनके कंक्लूजन में एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखना, कंक्लूजन इन्होंने जब निकाला तो यहाँ पे ये बात तो आई कि जेनेटिक मटेरियल is DNA, but all biologists were not convinced। बट सारे बायोलॉजिस्ट यहाँ से कन्विंस नहीं हुए इनसे, ठीक है। उसके बाद जब इतना सब कथा हुई तो हुआ क्या, एंड में बात यह है कि चलो भाई ठीक है, अगर आप नहीं कन्विंस हो रहे हो तो चलो आपको कुछ प्रूफ करके दिखाया जाए। तो फिर आए कुछ साइंटिस्ट जैसे कि हर्शी और चेस। इनका एक्सपेरिमेंट जब आया 1952 के आसपास, वहाँ पर उन्होंने प्रॉपरली अच्छे से चीज़ें दिखाकर इन्हें शो करते हुए दिखाया कि कैसे डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और वो कैसे ही ट्रांसफ़र होता है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, वो अब हम वही यहीं पे इसके आगे देखते हैं। ये एक बार आप नोट डाउन कर लो तो हम आगे देखते हैं। चलें आगे देखना। अगला अब प्रूफ करने की बारी आई किसकी, दो साइंटिस्ट की, जिसको हम बोल रहे हैं हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। और यही एक्सपेरिमेंट ऐसा था जो बता ले गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल हुआ करता है। एक स्टेटमेंट बड़ी फेमस है, कई बार पूछी गई है, द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ये किसने दिया था, हर्शी एंड चेज ने। मतलब कि जिस पे लोग मान गए थे, समझ गए कि हाँ भैया आप ही सही कह रहे हो, हम मान चुके हैं। मतलब कि किसी ने उस पर पॉइंट कमेंट ऐसा नहीं किया कि हाँ ये चीज़ हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सच प्रॉपरली वो डिटेल में हर चीज़ बता ले गए थे। अब देखो कैसे बताया था वो तो हम देखेंगे। एक्सपेरिमेंट कौन सा था, हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट था 1952 में, ठीक है। और ये स्टेटमेंट याद रखना, द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ये बात इन्होंने ही क्लियरली एक्सप्लेन करी थी। इनका एक्सपेरिमेंट किस बेस पर था, इन्होंने क्या सिलेक्ट किया था, आओ वो सब देखते हैं। इन्होंने क्या सिलेक्ट किया था, इन्होंने वायरस एक सिलेक्ट किया था। कौन सा वायरस, ये एक ऐसा वायरस था जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता था, मतलब कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता था, ठीक है। जो भी अपनी इन्फेक्शन कॉज करता था बैक्टीरिया के ऊपर करता था। और इस वायरस का नाम क्या था, बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है। अब ये वायरस देखो, हमने क्या किया यहाँ पे, थोड़ा सा इन्होंने दिमाग लगाया कि ये वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और वो बैक्टीरिया हमने लिया ई कोलाई बैक्टीरिया, जो हर 18 मिनट पे डिवाइड होता जाता है, तो हमें रिजल्ट अच्छे से देखने को मिल जाए। और याद करो पहले ही लेक्चर में मैंने ये बात करी थी क्या, कि जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पढ़ते हैं, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में याद करो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन हुआ करती थी। मतलब कि डीएनए के बनने में कहीं ना कहीं फॉस्फेट, कहीं ना कहीं फॉस्फोरस आया करता था, है ना, फॉस्फोरस आता था। तो इस बेस पे इन्होंने क्या किया, दो तरीके का मीडियम तैयार किया, समझ लो दो तरीके का सॉल्यूशन तैयार किया, जहां पर ये वायरस को ग्रो कराना चाह रहे थे। एक सॉल्यूशन में इन्होंने क्या लिया, एक सॉल्यूशन में इन्होंने फॉस्फोरस वाला आइसोटोप लिया जो रेडियो एक्टिव है, मतलब कि जो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, ऐसा समझ लो जो चमकेगा, है ना। तो इन्होंने एक कल्चर मीडियम ऐसा लिया जहां पे फॉस्फोरस ढेर सारा डाला, और वो फॉस्फोरस पे उस वायरस को ग्रो कराया कि जब भी ये वायरस ग्रो करेगा, अपना डीएनए बनाएगा, तो ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को डीएनए में यूज़ करेगा।
तो जब भी मैं इनका डीएनए देखूंगा मुझे इनका डीएनए चमकता हुआ दिखेगा, और ये फॉस्फोरस प्रोटीन में नहीं होता था, ये समझ चुके थे। और जो वायरस है इसकी बॉडी प्रोटीन और डीएनए की बनी हुई थी। दूसरे मीडियम में जो वायरस को ग्रो करा है इन्होंने क्या किया, उस मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर डाल दिया, और सल्फर जो होता है ये प्रोटीन में पाया जाता है, डीएनए में नहीं होता। तो इनको ये चीज़ क्लियर थी कि मैं दो तरीके का वायरस लूँगा, जहाँ पर एक तरफ प्रोटीन वाला वायरस चमकेगा, एक तरफ डीएनए वाला वायरस चमकेगा। तो जब भी मैं इन दोनों का एक्सपेरिमेंट कराऊंगा तो मुझे साफ साफ चमकता हुआ नज़र आ जाएगा कि प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर घुसता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, या फिर डीएनए बैक्टीरिया के अंदर घुसता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो इन दोनों बातों का क्लियर कंफर्मेशन यहीं से आ जाएगा। तो इस बेसिस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ध्यान से सुनना क्या है। इन्होंने सिलेक्ट किया वायरस, कुछ कहानी क्रिएट हो गई होगी दिमाग में, ध्यान से देखना। सिलेक्ट किया वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई। और वो वायरस कौन सा था? इन्होंने वो वायरस लिया बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस लिया, और ये बैक्टीरियोफेज वायरस को दो जगह पर इन्होंने ग्रो किया। कहां पर? ग्रोन इन मीडियम containing radioactive सल्फर। कौन सा वाला आइसोटोप था? सल्फर 35 वाला, सल्फर 35 वाला, याद रखना। एक तरफ इस तरीके का मीडियम लिया, दूसरे तरफ कौन सा लिया? ग्रोन इन मीडियम containing radioactive phosphorus। और फॉस्फोरस डीएनए का कंटेंट होता है ना। और ये इन्होंने फॉस्फोरस लिया 32 वाला रेडियो एक्टिव। अब इन्होंने क्या कराया भाई? अब इन्होंने कराया ग्रो। ऐसे लिया होगा कल्चर मीडियम, ऐसे समझ लो, ग्रो कराया होगा। और ग्रो कराया होगा तो कहीं ना कहीं इनको इनको यहाँ पे जितने भी मिले होंगे वायरस, उन सबका क्या होगा? कुछ प्रोटीन कोट जो होगा वो चमकदार प्रोटीन कोट होगा। ये था वायरस, और इनका ऐसे जेनेटिक मटेरियल। ये था वायरस, ये ऐसे हुआ करता है वायरस, और ये था इनका जेनेटिक मटेरियल। कुछ ऐसा होगा। अब समझो, जब मैंने अब यहाँ पे और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ग्रो तो कराया होगा, यहाँ पर भी ऐसे वायरस आ गए होंगे, डीएनए जेनेटिक मटेरियल। नॉर्मली दोनों जगह ग्रो करे। अब यहाँ पे कहानी बस इतनी सी है, कहो तो प्रोटीन कोड थोड़ा सा बदल के दिखा दूँ, ऐसे ही समझ लो। यहाँ पे मैंने P32 लिया है, तो यहाँ जो मैं डीएनए बनाऊंगा रेडियो एक्टिव डीएनए होगा, ऐसे समझ लो, रेडियो एक्टिव डीएनए होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव होगी, ये चमकती नजर आएगी, नॉट द डीएनए। क्यों? क्योंकि आपने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया है। तो आप कह सकते हो यहां पर प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव है, और यहां पर डीएनए रेडियो एक्टिव है। अब जब मैं इनका इन्फेक्शन कराऊंगा, 3 स्टेप में हम करेंगे। इन्फेक्शन, फिर मैं इनका क्या कराऊंगा? मिक्सिंग, मतलब कि ब्लेंडिंग। फिर मैं इनका कराऊंगा क्या?
सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होता है ये सब? इन्फेक्शन मतलब अब इनकी मैं बीमारी कराऊंगा किसके ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर, और उस पर देखूंगा क्या हो रहा है। ब्लेंडिंग मतलब बीमारी कराने के बाद मैं उनको ऐसे मिक्स करूंगा प्रॉपरली। मिक्स करने की वजह से क्या होगा अभी हम देखेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? वो जो टेस्ट ट्यूब थी उसको अब मैं ज़ोर ज़ोर से घुमाऊंगा तो होगा क्या, जो भारी चीज़ है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, जो हल्की चीज़ है पानी वाली चीज़ वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो भारी चीज़ क्या है यहाँ पर? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया नीचे पैलेट में आ जाएंगे और ऊपर जो सुपरनेटेंट वाटर वाला पार्ट है वहाँ पर क्या होगा, जिसको आप बोल रहे हो, वहाँ पे कोई दूसरा सब्सटेंस आएगा। एक एक करके देखते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पर आया क्या? बैक्टीरिया। ये क्या है? बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होगा। बाकी की सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर भाई साहब आए क्या? वायरस बाबू आए अपना प्रोटीन कोट लेकर। क्यों? क्योंकि इनका प्रोटीन कोट याद करो चमक रहा था, है ना। अब इन्होंने क्या किया? जेनेटिक मटेरियल कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र किया होगा। अब एक्सपेरिमेंट में इनको थोड़ी पता ही है, तो देखेंगे कौन सी चीज़ चमक रही है तब ये देखेंगे। तो यहाँ पे इनका मान लो डीएनए का जेनेटिक मटेरियल घुसा होगा, और धीरे धीरे ऐसे होने के बाद ये वायरस, जब हम बाद में अभी ब्लेंडिंग देखेंगे, ब्लेंडिंग मतलब जब हम इन्हें मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने की वजह से होगा क्या? ब्लेंडिंग के वजह से जब हम मिक्स करेंगे तो ये जो ऊपर चिपका हुआ इसका कोट था, ये जो छिलका समझ लो इसका, ये कोट क्या है? ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगा हल्के फॉर्म में, और इसका जेनेटिक मटेरियल जो अंदर आया था बैक्टीरिया में ये वहीं का वहीं रह जाएगा। मतलब कि जब हम अगले स्टेप पर पहुंचा करेंगे तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि ये जो इसका प्रोटीन कोड था ये तो आ गया बैक्टीरिया का डीएनए, ये अपना मल्टीप्लाई कर रहा है, अरे मतलब ये वायरस का डीएनए, और ये बैक्टीरिया का। इधर सब कहानी वही चल रही है, वही चल रही है। और ये प्रोटीन कोट ऊपर के तरफ निकल के चले गए हैं। तो आप ये कह सकते हो ड्यू टू ब्लेंडिंग प्रोटीन कोट डिटैच, ये डिटैच हो गए थे। और इसी के वजह से जब मैं इन सभी को ऐसे टेस्ट ट्यूब में देखता हूँ तो मुझे क्या नज़र आता है? ऊपर कुछ ऐसे लिक्विड वाला पार्ट आता है, और एकदम नीचे ऐसे लगता है मुझे कुछ गाढ़ा गाढ़ा पार्ट है। ये गाढ़ा पार्ट क्या है? यहाँ पर ये बैक्टीरिया है जो पैलेट में है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो इनका डीएनए होगा ये नो रेडियो एक्टिव एक्टिविटी, कोई रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करेगा। लेकिन ये जो सुपरनेटेंट है, ऊपर का जो पानी है, यहाँ कहीं इनके छिलके होंगे, मतलब कि ये बैक्टीरिया का कवर कहीं ना कहीं होगा। तो आप कह सकते हो कि प्रोटीन कोट यहाँ पर है, आप कह सकते हो ये सुपरनेटेंट में है, मतलब कि ऊपर वाले पार्ट में, और रेडियो एक्टिव है। मतलब आप ये कह रहे हो कि सुपरनेटेंट रेडियो एक्टिव है, मतलब ऊपर के तरफ तो बैक्टीरिया है नहीं, बैक्टीरिया में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं शो हुई, क्योंकि बैक्टीरिया यहाँ पर है, कोई रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हुई। इसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो भी चीज़ गई है वो प्रोटीन तो नहीं थी। इसको देखो, ये तो डायरेक्टली समझ आ गया कि प्रोटीन नहीं थी, तो मतलब यही होगा, बिल्कुल यही था। बट एक बार देख लेते हैं क्या बिगड़ रहा है हमारा, है ना। यही कहानी थी। अब ये सब नहीं लिख रहा हूँ, इन्फेक्शन ये वो, आप समझ जाओगे इतना। तो ये था बैक्टीरिया, यही थी कहानी। अब पर यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव नहीं है भाई, यहाँ पर डीएनए रेडियो एक्टिव है, और ये डीएनए ऐसे यहाँ पर होगा क्या? ट्रांसफर। ये तो बैक्टीरिया था ना,
फिर ये कहानी आगे जाएगी और ये डीएनए कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करेगा और अब उसके ऊपर से इसके ऊपर से प्रोटीन कोट ऐसा लगता है निकल के डिटैच हो जाएगा। अब ये सब लिख नहीं रहा हूँ, ये तो वहीं लिख चुका हूँ, समझ आ जाएगा। और यहाँ पर ये इनका डीएनए मल्टीप्लाई करना शुरू कर रहा है, ऐसे समझ लो, मल्टीप्लाई करता जा रहा है और अपनी ये संख्या बना के पूरा प्रोटीन कोट वोट बना के पूरा वायरस यहाँ पे बन जाएगा, इन्फेक्ट कर देगा। और यहाँ पर जब मैं टेस्ट ट्यूब में ऐसा चेक किया करूँगा तो मुझे सुपर नेटेंट में तो प्रोटीन कोट कुछ चमकता हुआ नज़र आएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा समझ लो, ये जो पैलेट है जिसमें बैक्टीरिया है ये रेडियो एक्टिव है और ऊपर सुपर नेटेंट नो रेडियो एक्टिव। यहाँ से मुझे एक बात समझ आ गई कि जो बैक्टीरिया के अंदर एंटर किया था वो क्या है, डीएनए ही था। तो मैं यहाँ से ये बात बोल सकता हूँ कि डीएनए इज आ जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे ये बात मैं बोल सकता हूँ। एक बार नोट डाउन कर लो, इनका कंक्लूजन लिखा देता हूँ, वहीं पे एक और छोटा सा पॉइंट बताना है वो भी बता देता हूँ, ये एक बार नोट डाउन कर लो, हो गया होगा ना। देखना इनका कंक्लूजन अगर मैं बताऊं, इनके कंक्लूजन की बात करूं अगर मैं, तो देखना ध्यान से। तो कंक्लूजन तो इनका सिंपली निकल कर आ गया, जो कि स्टार्टिंग में ही हमने स्टेटमेंट दे दी थी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, अनइक्विवोकल प्रूफ था। तो यहाँ पे ये बात तो आ गई कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, इसमें कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि आपने दोनों की टेस्टिंग करी, आपने आरएनए की टेस्टिंग क्यों नहीं करी। यहाँ पे इनको एक चीज़ और दिखी थी कि कुछ वायरस में आरएनए भी एज अ जेनेटिक मटेरियल हुआ करता था। तो कन्फ्यूज़न हमें प्रोटीन और इनमें रही थी, तो हमने इनके बेस पे एक्सपेरिमेंट सिंपली इस पे कर लिया था। तो कुछ में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल था। तो मुझे ये बताओ कि नेचर ने आरएनए को इतना ज़्यादा स्टेबल क्यों नहीं माना, इतना ज़्यादा सपोर्टिव क्यों नहीं माना, उसे रखा क्यों नहीं इतना ज़्यादा, डीएनए को सबसे ज़्यादा क्यों माना। हालांकि आप नेचर में देखो तो दोनों चीज़ अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। उसके कुछ रीज़न थे, उसके कुछ कारण थे जो हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमने ये बात देखी, नोट करके ये बात लिख लेना कि सम वायरसेस हैव आरएनए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल कुछ किसमें, एक टोबैको मोज़ेक वायरस है और एक है क्यूबी बैक्टीरियोफेज। ठीक है, फिर यहीं पर लड़ाई छिड़ जाती है किस चीज़ की, कि मुझे ये बताओ कि डीएनए ही क्यों प्रीडोमिनेंट माना गया और आरएनए इतना नहीं माना गया, उसके बारे में मुझे ज़रा सा बताओ। तो यहाँ पर एक बात आती है, वो इसलिए माना गया कि आप अगर कुछ पॉइंट्स का क्राइटेरिया लो, जैसे कि अगर एक जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है वो फॉलो करना होता है, अगर उस पर आप खरे उतरते हो तो आप एक आइडियल माने जाओगे। तो उसकी बात कर लेंगे, चाहो तो नोट डाउन कर लो, ये आ जाओ देख लेते हैं। चलो, सवाल यहाँ पर यह आता है कि वाई डीएनए इज प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल।
तो यहाँ पे एक बात आती है ध्यान में कि जो भी जेनेटिक मटेरियल आप ले रहे हो, जेनेटिक मटेरियल शुड फॉलो दीज क्राइटेरिया। ठीक है, ये कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने चाहिए, तब आप कह सकते हो कि हाँ वो प्रीडोमिनेंट है। उसी बेस पर हमने देखा था। जैसे कि पहली बात करूँ, ये सब पॉइंट्स याद रखना, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये चारों के चारों। पहली बात कि इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, कि वो केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या हो, स्टेबल होना चाहिए। ये बात यहाँ पे ध्यान आनी चाहिए। मतलब कि उसमें उसका केमिकल नेचर, जैसे कि अगर आप डीएनए की बात करो, ठीक है, एनसीईआरटी ने नीचे पूरा पॉइंट्स लिखा भी है, वो अभी मैं यहाँ पे एक बार दिखा भी दूंगा, आप देख लेना। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। अगर मैं केमिकली बात करूँ तो आप बोलोगे क्या, जैसे कि डीएनए में थाइमीन हुआ करता था, है ना, तो ये थाइमीन एक स्टेबल है जो कि कम रिएक्टिव हुआ करता है, लेकिन आरएनए में उसी जगह पर यूरेसिल होता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव नेचर का होता है, जिसके वजह से आरएनए थोड़ा कम स्टेबल हुआ करता है। दूसरी बात, डीएनए में सेकंड पोजीशन पर H होता है, ठीक है, OH वाला नहीं होता है, जबकि आरएनए में OH होता है उसके शुगर में, और ये OH रिएक्टिव नेचर का होता है, रिएक्शन कॉज कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन कर सकता है, तो आप कहते हो उसको कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। और कोई चीज़ अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो स्टेबिलिटी नहीं गेन कर पाएगा, तो ये प्रॉब्लम आ सकती थी। तो आप कह सकते हो कि ये 2 पॉइंट्स में ये डीएनए आगे ही बढ़ रहा था। देन मैं बात करूँ स्ट्रक्चर को लेके, तो आप जानते हो डीएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से, बेस पेयरिंग होने की वजह से अच्छी खासी ये क्या करता है, स्टेबिलिटी गेन कर जाता है। लेकिन आरएनए में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, जिसके वजह से वो स्टेबिलिटी थोड़ा कम गेन कर पाता है। प्रोटीन की तो बात ही नहीं आती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन को थोड़ा सा हीट दे दो तो वो डी नेचर होकर टूट जाया करता है, स्ट्रक्चर उसका टूट जाता है। लेकिन डीएनए में आपने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ा है, वहाँ पे हीट किल्ड एस स्ट्रेन याद होगा, उसका डीएनए टूटा नहीं था, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो गया था, मतलब कि डीएनए स्टेबल हुआ करता था। तो ये पॉइंट याद रखना है, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। दूसरी बात, कैन मेक इट्स रेप्लिका, मतलब कि अपनी कॉपी बना सके वो, ऐसा होना चाहिए। मतलब कि अगर डीएनए है वो अपनी कॉपी बना सकता है। कैसे बना सकता है? ये बेस पेयरिंग की मदद से अपनी नई कॉपी बना सकता है। और अगर कॉपी बना लेगा, आप खुद सोचो, अगले जनरेशन में इसको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन भेजनी है, और अगर एक कॉपी अपने पास बना के रख लिया, अगली कॉपी भेज दिया, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इसलिए डीएनए क्या है, बेस पेयरिंग के मदद से अपनी कॉपी बना ले जाता है, जिसके वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये भी याद रखना है कि वो अपना रेप्लिका मेंटेन कर पाए। ठीक है, इस बेसिस पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं आरएनए भी अपना रेप्लिका बना सकता है। अगर वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है तो उस बेस पे ये भी ऐसा कर सकता था। ठीक है, देन तीसरी बात यहाँ पर हम आ चुके हैं, इट शुड मेक इट रेप्लिका। रेप्लिका तक बात समझ आई। फिर एक बात और आती है यहाँ पर, ये तो केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल था, अपना रेप्लिका बना सकता है। दूसरी यहाँ पर एक और बात आती है क्या, कि वो मेंडल वाला पैटर्न फॉलो करता हो। ठीक है, मतलब कि ये मेंडल का पैटर्न फॉलो करता नज़र आना चाहिए, कि डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, और वो प्रोटीन कोई ना कोई ट्रेट को, कोई ना कोई कैरेक्टर को क्या करती है, एक्सप्रेस किया करती है। सो ये बात भी आया करती है। तो ये भी बात ध्यान रखना। कौन सी? थर्ड वाली, कि फॉलो मेंडेलियन पैटर्न। ठीक है, सो ये मेंडेलियन पैटर्न भी फॉलो करता है, ये भी बात यहाँ पर अपने को ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ यहीं पे अगला एक और चीज़ ध्यान रखना है, ये तो मेंडेलियन पैटर्न फॉलो करता ही है,
साथ ही साथ इनमें देखा जाता है कि स्लो म्यूटेशन भी होनी बहुत ज़रूरी है, मतलब कि थोड़ा बहुत म्यूटेशन होना इनमें ज़रूरी है। बट अगर ये फास्ट म्यूटेट करे तो, अगर म्यूटेशन बहुत तेज़ी से हो तो क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है। अगर ज़्यादा तेज़ी से म्यूटेशन करेगा तो चीज़ें स्टेबल नहीं रह पाएंगी, कोई भी कैरेक्टर है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। बट अगर स्लो म्यूटेशन हो रही है तो क्या होगा, कैरेक्टर स्टेबल रह सकते हैं कुछ समय तक, और हल्का हल्का म्यूटेशन क्या है, वेरिएशन कॉज करता चला जाता है। और फास्ट म्यूटेशन होने के चांस होते हैं किसमें, आरएनए वाले केसेस में। जैसे कि कुछ वायरस होते थे जिनका जीनोम क्या है, आरएनए हुआ करता है, वो बहुत फास्ट म्यूटेट करते थे, इसीलिए तो वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते थे। लेकिन डीएनए स्लो म्यूटेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक वो क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है। तो ये बातों में भी डीएनए जीत जाया करता है, मतलब कि स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। तो ये चारों पॉइंट एक बार ध्यान रख लेना, ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें थोड़ा ध्यान में होनी चाहिए। ये एक बार देख लो, मैं थोड़ा कंपैरिजन करके एक बार आपको यहीं पे एक बार बस ऐसे बता देता हूँ, चाहो तो देख लेना, नहीं भी लिखोगे चलेगा, बट एक बार रिलेट करना आसान हो जाता है। एक बार दिखा देता हूँ, आप ये नोट डाउन कर लो पहले, देखना ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था, एक बार आप देखोगे रिलेट हो जाएगा। आप एक बार नोट डाउन कर लो चाहो तो, या तो अब अभी जो मैंने बताया वही सारी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हो। जैसे कि केमिकली स्ट्रक्चरली मैंने कैसे बताया था स्टेबल हो सकते हैं, इसमें थाइमिन होता है जिसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव है, यूरेसिल की वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव है। इसमें 2 डैश पे H, इस पे OH, डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड, ये एज अ एंजाइम एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होता है और इनका स्ट्रक्चर टूट जाता है हीट या टेम्परेचर या पीएच के चेंज होने की वजह से, यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। स्लो म्यूटेशन कॉज करता है, क्योंकि आप यहाँ पे ये जानते हो कि स्लो म्यूटेशन ही मेन अच्छा होता भी है। जैसे कि थोड़ा थोड़ा म्यूटेशन होगा तो वेरिएशन कॉज होने का ज़्यादा चांसेस अच्छा रहता है, लेकिन इनके केस में क्या होता है, आरएनए में म्यूटेशन फास्ट होता है, ये सब कारण हो जाते हैं। साथ ही साथ एक और बढ़िया प्रोसेस होता है डीएनए डैमेज रिपेयर का, ये हम आगे पढ़ेंगे भी, कि अगर कोई भी गड़बड़ हो जाती है डबल स्ट्रैंड वाले में कहीं एक जगह पे भी, मान लो ए के सामने टी आना चाहिए आया है, जी के सामने सी आना चाहिए पर टी आ गया था गलती से, तो इसको सही करके सी लाने का भी काम कब हो सकता है, डीएनए में। अगर डबल स्ट्रैंड है तभी तो एक स्ट्रैंड बता पाएगा कि यहाँ पर गड़बड़ हुई है, इसको बदल दो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। नो डैमेज रिपेयर, तो यहाँ पर भी ये हार जाता है। यहाँ पर ये दोनों कॉमन हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ अपना रेप्लिका बना सकते हैं, ये बेस पेयरिंग से बनाएगा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके वहाँ बेस पेयरिंग से बना लेगा, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाते हैं। और एक्सप्रेस इन मेंडल पैटर्न ये दोनों शो करेंगे। बट अगर मैं बात करूँ कि कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्म होना, कैरेक्टर का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कौन कर पाता है, ये, क्योंकि आरएनए से प्रोटीन बनाना ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ज़्यादा फास्ट हो पाता है, लेकिन यहाँ से इसको ले जाना थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जेनेटिक मटेरियल को अगर आपको स्टोर करना है तो उसके लिए डीएनए बेटर होगा, बट अगर आपको जेनेटिक मटेरियल को एक्सप्रेस करना है तो आरएनए इज़ द बेटर वर्जन। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है, तभी तो जो वायरस होते हैं उनका इफेक्ट कितना जल्दी हो जाता है। तो ये नोट डाउन करके यहीं पॉइंट भी लिख लेना, इंपॉर्टेंस है। कहो तो ये मिटा दूँ, 10 लिख लेते हैं, नहीं तो यहीं लिख लो। फॉर स्टोरिंग जेनेटिक मटेरियल DNA is better, for transferring genetic information RNA is better, तब RNA बेटर होगा। यहीं से एक छोटी सी बात कर लेते हैं RNA वर्ल्ड की, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा उससे सवाल आता भी नहीं है, 1-2 वर्ड ध्यान रखना है, वो बता देता हूँ, ये नोट डाउन कर लो एक बार, देखना ज़रा। आरएनए वर्ल्ड की कहानी रिलेट कर देता हूँ।
आरएनए वर्ल्ड। यहाँ पर कुछ बातें यही कही गई हैं कि लाइफ जब शुरू हुई थी तो ऐसा लगता है सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि लाइफ की बेसिक प्रोसेसेस जो भी हैं वो सब आरएनए के इर्द गिर्द क्या करती हैं, इवॉल्व करती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ट्रांसलेशन होना, प्रोटीन बनना या और भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होना, ये सब ऐसा लगता है आरएनए से होकर ही गुजरती होंगी। तो यहाँ पे मैं इस बेसिस पे इसे बोला करता था। और स्टार्टिंग में जब भी ऑर्गेनिज्म बनना शुरू कर रहे होंगे, मॉलिक्यूल, एटम ये सब बन रहे थे, उसी दौरान जब जेनेटिक मटेरियल बन रहा होगा तो ऐसे लगता है आरएनए बना होगा। क्यों? क्योंकि याद करो, देखो ये पॉइंट तो यहाँ पे याद रखना कि आरएनए वॉज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना ज़रा सा कि जो आरएनए था ये तो हम जानते हैं ये प्रोटीन बनाएगा, एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, और इसके अराउंड लाइफ इर्द गिर्द आ रही है, मतलब कि ये प्रोटीन बनाना, आगे का प्रोसेस करना, और कहीं ना कहीं इसी से डीएनए और बाकी सारी चीज़ भी बनी होगी। क्यों? क्योंकि जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना था, जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना था तो इन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए और डीएनए में बदल गया। फॉर किस लिए ये आरएनए से डीएनए में बदला? फॉर स्टेबिलिटी, ये इसमें चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ इनको करना पड़ा। आरएनए से डीएनए बनने के लिए इनको सम केमिकल मॉडिफिकेशन करनी पड़ी। कैसी केमिकल मॉडिफिकेशन करनी पड़ी भाई? इनको जैसे कि यूरेसिल था तो यूरेसिल को बदलना पड़ा किस में? थायमीन में। जैसे कि राइबोस शुगर थी उसको इनको बदलना पड़ा डीऑक्सी राइबोस शुगर में, मतलब कि 2' पे OH था तो उसको इन्होंने बदला 2 पे H ला दिया। ऐसा कुछ कहानी किया तब जाके इनका ये चेंज हुआ था। तो ये एक दो बातें याद रखनी इनके बारे में। बाकी आरएनए वर्ल्ड में कुछ ऐसा पूछा गया भी नहीं है, ना ही इसके चांसेस होते हैं। बाकी जो भी प्रोसेस आपने इससे पहले पढ़ी हैं वो सारे जगह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, सवाल आते भी हैं। इसके बारे में यही एक दो बातें करी गई हैं, उसी का पैराग्राफ एक छोटा सा लिखा है, आप रीड कर लोगे, ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर चलेंगे, जो भी चीज़ें हैं एक एक करके सारा सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।